आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को बड़ा दावा झटका दिया। उन्होंने संकेतों में यह कहा है कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संदर्भ में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो 1947 में हुआ वो अब बांग्लादेश में हो रहा है। हम विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विभाजन की त्रासदी के लिए कभी माफी नहीं मांगेगी। कांग्रेस को जब भी मौका मिला उसने देश का गला घोटा। इनके पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। बांग्लादेश में 1947 में 22% हिंदू थे, आज 7% हिंदू रह गए हैं। हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ होनी चाहिए। अखंड भारत का सपना ही इस तरह की घटना का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 1947 में भारत के राजनीतिक नेतृत्व के पास मजबूत इच्छा शक्ति होती तो दुनिया की कोई ताकत वो अप्राकृतिक बंटवारा नहीं कर पाती। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में लोग के भारत को बर्बाद कर दिया। जब जब इनके पास सत्ता गई, इन्होंने देश के मूल पर राजनीति की है। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की, उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके, जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। और अब अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत वाली मांग को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से नियमित जमानत की भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिस पर अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। अदालत में केजरीवाल के पक्ष में सिसोदिया वाली दलील दी गई जो नहीं चल पाई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि उनके पक्ष में 3 बार जमानत के आदेश दिए जा चुके हैं, इससे सेक्शन 45 भी शामिल है। पीएमएलए में मई में अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके बाद पीएमएलए से जून में नियमित जमानत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हालांकि इस दलील के बाद भी कोर्ट ने उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के जरिए अपने ऊपर दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। शराब नीति मामले में ही आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली है। और अब जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी बात। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक आतंकी को सेना ने मार गिराया है। वहीं चार खून से सने बैग भी सेना को मिले। सेना भी एनकाउंटर और तलाशी अभियान जारी रखे हुए है। अधिकारियों से बताया कि शिवगढ़ असार पट्टी में यह आतंकी विदेशी आतंकवादी छुपे हुए थे और इन आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर संयुक्त तलाश अभियान शुरू किया और इस दौरान घने जंगल वाले इलाके में उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो गया। अधिकारियों ने बताया कि मौके से AK-47 और कुछ M4 कार्बाइन भी मिली है। आतंकवादी असार में एक नदी के किनारे छुपे हुए थे। मुठभेड़ में तलाशी दल का नेतृत्व करते समय सेना के एक अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया।
जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बलिदानी कैप्टन दीपक 48 राष्ट्रीय राइफल से थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद नासिर हुसैन जी। नासिर सर, जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार टेरर अटैक हुई है और एक कैप्टन की शहादत हुई है आज़ादी के दिन के एक दिन ठीक पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ये हमेशा ये क्लेम करते आया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले ख़त्म हो गए हैं, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, नया कश्मीर बन रहा है। तो इतने जो आतंकी हमले आर्टिकल 370 हटाने के बाद हुआ है और 2014 से लेके 2024 तक जितने हमले हुए हैं, शायद ये पहले इस तरह से कभी नहीं हुए थे। आप 10 साल यूपीए की सरकार के टाइम के आंकड़े निकाल लीजिए और 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के रूल के आंकड़े निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कब क्या हुआ। मैं तो उस कैप्टन के फैमिली के साथ ऐसे दुख के मौके पे उनके साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। सरकार को ये हमले रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकती है करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अब यूपीआई पेमेंट की। बड़ी बात, यूपीआई पेमेंट पर सरकार नया फैसला लेने जा रही है जिससे अब यूजर्स को काफ़ी मदद मिलने वाली है। दरअसल यूपीआई के कुछ नियमों में बदलाव होने वाला है और इसके बाद यूजर्स के लिए काम आसान हो जाएगा। इसे लेकर एनपीसीआई की तरफ से ऐप्स से बात चल रही है। यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो नए नियम के बारे में ज़रूर जान लीजिए। साइबर फ्रॉड की तरफ से अक्सर यूपीआई पेमेंट का फ़ायदा उठाया जाता है। ऐसे में यूपीआई को सुरक्षित बनाने की मांग की जा रही थी लंबे समय से, जिसे देखते हुए अब नए नियम में फेस ऑथेंटिकेशन को भी जगह दी गई है। यानी कि अब आपको पेमेंट करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। एनपीसीआई ने इस दिशा में एक नया कदम उठा लिया है और कंपनियों से इसके लिए बातचीत भी की जा रही है। यानी कि कंपनियों को कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो सीधी बात है कि आप बायोमेट्रिक्स की मदद से पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि अभी तक आपके सामने आई रिपोर्ट्स में यह दावा किया है कि यूजर्स पिन का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक अलग से पेमेंट का ऑप्शन भी दिया जाएगा, जो काफ़ी पॉजिटिव साउंड करता है। अगर बात करें एंड्रॉयड की, तो इसमें आपको अलग से फीचर दिया जाएगा। इसमें आपको फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। वहीं iOS में इससे अलग फीचर मिलने वाला है, क्योंकि इसमें फेस सेंसर दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। ऐसे में दोनों ही यूजर्स के लिए ये काफ़ी काम आसान होने वाला है। अभी पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई पिन का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इसमें बदलाव के बाद आपको बायोमेट्रिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान की बड़ी बात, चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी सेना में ड्रोन को जोड़कर उसको मजबूती दे रहे हैं। वहीं भारत अमेरिका से 31 हथियारबंद MQ-9B हंटर किलर रिमोट संचालित विमानों की खरीद के लिए बातचीत में तेजी ला रहा है। भारत का लक्ष्य इस साल नवंबर-दिसंबर तक इसे बड़े सौदे का हस्ताक्षर करना है। इस सौदे को लेकर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि 31 सशस्त्र उच्च ऊंचाई वाले लंबी दूरी के ड्रोन के लिए अंतर सरकारी अनुबंध पर बातचीत अब फाइनल स्टेज में है। इसमें से 15 सी गार्जियन नौसेना के लिए, 8 स्काई गार्जियन थल सेना के लिए और वायुसेना के होंगे। इसमें नौसेना के लिए 15 समुद्री रक्षक और सेना और भारतीय वायुसेना के लिए 8 आकाश रक्षक निर्धारित किए गए हैं। भारत ये डील ऐसे समय पर अमेरिका से करने जा रहा है जब चीन ने पाकिस्तान को अपने सशस्त्र CAI हॉक 4 और विंग लूंग 2 ड्रोन की आपूर्ति बढ़ा दी है। खबरों की माने तो पाकिस्तान ने चीन से 16 सशस्त्र CH-4 ड्रोन मांगे हैं। उसके बाद पहले से ही सेना में 7 और नौसेना में 3 CH-4 ड्रोन हैं। MQ-9B रिपर या फिर प्रीडेटर B ड्रोन इन्हें निगरानी के लिए 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगभग 40 घंटे तक उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ड्रोन सटीक हमले के लिए हेल्स फायर, एयर टू ग्राउंड मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस है।
MQ-9B ड्रोन को चीनी सशस्त्र ड्रोन के कभी भी बेहतर माने जाते हैं। MQ-9B ड्रोन को 2 सी गार्जियन ड्रोन की तरफ से भी जा रहे व्यापक ISR मिशन की मजबूती मिलेगी। इन्हें अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स से लीज पर दिया गया है। दोनों ड्रोन से विशाल हिंद महासागर क्षेत्र IOR के साथ ही चीन के साथ लगती 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविकता नियंत्रण रेखा की निगरानी पर लगाया गया है। अमेरिका ने 31 हथियारबंद MQ-9B ड्रोन और संबंधित उपकरणों के लिए $3.9 बिलियन का मूल्य तय किया है, जिसमें से 170 हेलफायर मिसाइल्स, 310 GBU, 39B सटीक निर्देशित ग्लाइड बम और नेविगेशन सिस्टम, सेंसर सूट और मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। सौदे के लिए बातचीत में लगी भारतीय टीम लागत को कम करने के लिए काम कर रही है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार और जनरल एटॉमिक्स की तरफ से दूसरे देशों को दी जा रही कीमत और शर्तों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति से अंतिम मंजूरी के बाद इस कैलेंडर वर्ष में भीतर ये सौदे को समाप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सौदे के तहत ड्रोन को भारत में असेंबल किया जाएगा, जबकि जनरल एटॉमिक्स भारतीय कंपनियों से कुछ कलपुर्जों का स्रोत भी बनाएगा और साथ ही ये एक वैश्विक MRO रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल सुविधा स्थापित करेगा। डील पर सिग्नेचर के कुछ वर्षों के अंदर पहले 10 MQ-9B ड्रोन शामिल करने की योजना है। हालांकि एक जनरल एटॉमिक्स की उत्पादन क्षमता पर भी निर्भर करता है। बाकी हर 6 महीने में बेंचों में ये आएंगे। योजना हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अराकोडम और पोरबंदर और भूमि सीमाओं के लिए सरसा और गोरखपुर में ISR कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर लड़ाकू आकार के ड्रोन को तैनात करने की है। अमेरिका के मिसिसिपी में पहली बार हाथियों के पूर्वज यानी कि परनाना, परदादा मैमथ का विशालकाय दांत मिला है। दरअसल एडी टेम्पटन नाम का अमेरिकी नागरिक मिसिसिपी के जंगलों में ट्रैक कर रहा था। उसे पुराने जीवाश्म खोजने का शौक है। तभी उसे एक क्लिफ के नीचे कुछ अजीब गोलाकार चीज दिखी। पहले लगा कि विशालकाय सांप या फिर मगरमच्छ की पूंछ है, लेकिन उसके पास जाने पर वो हैरान रह गया। अजीब सी दिखने वाली ये चीज किसी विशालकाय हाथी का बड़ा सा दांत था, जो थोड़ा पानी के अंदर थोड़ा मिट्टी में दबा हुआ था। इसके ऊपर रेतीली मिट्टी जमा थी। उसने तत्काल मिसिसिपी स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे को फ़ोन किया, पूरा मामला बताया। सेंटर से साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस दांत की जांच की। जांच में ये पता चला कि 7 फीट लंबा और 270 किलोग्राम वजनी ये दांत हिमयुग के कोलंबियन मैमथ का है। ये दांत कोलंबियन मैमथ का है, जो प्लीस्टोसीन काल का था, यानी कि 26 लाख से 11,700 साल के बीच। ये मैमथ 15 लाख साल पहले बेरिंग लैंड ब्रिज क्रॉस करके उत्तरी अमेरिका चले गए थे। दांत के हिसाब से लगता है कि मैमथ कम से कम 15 फीट ऊंचा रहा होगा और उसका वजन करीब 10 टन के आसपास रहा होगा। पाकिस्तान की बड़ी बात। पाकिस्तान इन दिनों दुनिया के सामने जोर शोर से चिल्लाकर भारत की बुराई करने में व्यस्त है। इसके लिए पाकिस्तान को नया मसाला बिहार में मिला है। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस ने रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया था। ये पदार्थ तस्करी करके ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और उसे जब्त कर लिया। अब पाकिस्तान इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुट गया है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में रेडियो एक्टिव पदार्थों की कालाबाजारी हो रही है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत में परमाणु और अन्य रेडियो एक्टिव सामग्रियों की चोरी और अवैध बिक्री की घटनाओं की बार बार होने वाली रिपोर्ट से ये बहुत चिंता व्यक्त होती है। ये बार बार होने वाली घटनाएं परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी सामग्रियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर सवाल उठाती है। दरअसल 2 दिन पहले बिहार के गोपालगंज जिले में कचायकोट में पुलिस ने 850 करोड़ रुपए मूल्य का रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम मिला। इस पदार्थ की जांच के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई की एक टीम गोपालगंज पहुंची। इसके अलावा एसएफएल की एक टीम भी इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की जांच कर रही है।
टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कैलिफोर्नियम का उत्पादन कहाँ हुआ और किस प्रयोगशाला में इससे चोरी किया गया। पिछले साल दुनिया भर में 31 देशों में कम से कम 168 परमाणु और रेडियो एक्टिव सामग्रियों की चोरी या फिर गुम होने की घटनाएं सामने आई है। इनमें से 6 घटनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। पिछले 30 वर्षों में दुनिया भर में रेडियो एक्टिव पदार्थों की तस्करी या फिर चोरी के 4,243 संदिग्ध मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जापान में अगले महीने प्रधानमंत्री का चेहरा बदल सकता है। मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सितंबर में होने वाली पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। जापान के सरकारी टीवी चैनल में इसकी जानकारी दी गई है। इस खुलासे से जापान में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। किशिदा सितंबर 2021 में एलडीपी के अध्यक्ष चुने गए थे। उनका 3 साल का कार्यकाल इस साल सितंबर में खत्म हो रहा है। किशिदा के एलडीपी अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने का मतलब ये है कि पार्टी प्रमुख निर्वाचित होने वाला अगला नेता देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जगह लेगा, क्योंकि एलडीपी को जापानी संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल है। किशिदा के कार्यकाल में उनकी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार और घोटालों में शामिल होने के आरोप लगे, जिससे उनकी लोकप्रियता का स्तर काफी घट गया है। इसके अलावा साल की शुरुआत में हुए स्थानीय चुनावों में एलडीपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी सांसदों ने अगले आम चुनाव से पहले नए नेता के चयन की मांग तेज कर दी है। किशिदा ने सितंबर में प्रस्तावित एलडीपी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। किशिदा ने कहा है कि वो नए नेता का समर्थन करेंगे। दरअसल जापान की सत्ताधारी पार्टी पिछले दिनों कई तरह के विवादों में घिरी रही है। पिछले साल दिसंबर में भी राजनीतिक फंडिंग को लेकर विवाद हुआ था। पार्टी के अंदर भी किशिदा के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे थे और पार्टी नेताओं का मानना है कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में अगला आम चुनाव जीतना काफी मुश्किल है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि एक बार जब हम नए नेता तय हो जाएगा तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि सभी लोग एकजुट होंगे और एक बेहतर टीम बनाएंगे, ताकि हम ऐसी राजनीति कर पाएं जिसे जनता समझ सके। एलडीपी ने कई बड़े नेता पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की रेस में हैं। इनमें से पार्टी के महासचिव मोटेगी, डिजिटल मंत्री तारो कोनो, आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने और विदेश मंत्री योको कामिकावा का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाला विजेता किशिदा की जगह पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और उसके तुरंत बाद ही संसदीय मतदान में उसे नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। उधर थाईलैंड की प्रधानमंत्री श्रेथा थाबिसन को संवैधानिक कोर्ट ने पद से हटा दिया है। उन पर कैबिनेट में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को शामिल करने का आरोप था। कोर्ट ने प्रधानमंत्री श्रेथा के कदम का नैतिकता उल्लंघन बताते हुए दोषी ठहराया है। संवैधानिक कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह फैसला 5-4 से बहुमत से दिया है। प्रधानमंत्री श्रेथा के खिलाफ पूर्व सीनेटर्स ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इन सभी सीनेटर्स को पिछली जंटा सरकार में नियुक्त किया गया। इस फैसले के बाद थाईलैंड में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इसके पहले पिछले हफ्ते संवैधानिक कोर्ट ने मुख्य विपक्षी मूव फॉरवर्ड पार्टी को बर्खास्त कर दिया। साथ ही इसके सभी नेताओं पर 10 साल तक के लिए बैन लगा दिया गया। मूव फॉरवर्ड पार्टी ने पिछले साल हुए चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती थी। कोर्ट ने अपने आदेश में थाईलैंड सरकार के मंत्रिमंडल को भी भंग कर दिया। अब इसके बाद एक नए सिरे से प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। फू थाई पार्टी के नेतृत्व वाला सत्ताधारी गठबंधन अब प्रधानमंत्री पद के लिए एक नया नाम देगा। नए नाम की घोषणा के लिए थाईलैंड की 500 सदस्यों वाली संसद में वोटिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रेथा ने जानबूझकर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल किया है। कैबिनेट में शामिल होने वाले वकील का नाम पिचिथ युएनवान है और जिसे 2008 में इस मामले में दोषी ठहराया गया था। प्रधानमंत्री श्रेथा सिर्फ 1 साल सत्ता में रह पाए। वे 22 अगस्त 2023 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। वहीं संवैधानिक कोर्ट इसके पहले भी फू थाई पार्टी के 3 प्रधानमंत्रियों को पद से हटा चुका है। और अब इजराइल युद्ध की बड़ी बात। पिछले 10 महीने से चल रहे हमास और इजराइल युद्ध की त्रासदी में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लोग घायल होने के साथ ही विस्थापित हो रहे हैं। फिलिस्तीन में मरने वालों की संख्या अब 40,000 के पास पहुंच चुकी है।
जंग में जान गंवाने वाले और घायलों के आंकड़े एक तरफ हैं, वहीं दूसरी तरफ बिलखते छोटे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से बिछड़ चुके हैं। हमास के साथ युद्ध के 10 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद इजराइल की तरफ से लगातार हो रही बमबारी ने बड़े बड़े परिवारों को खत्म कर दिया है। इसमें माता पिता को बच्चों से दूर और बच्चों को माता पिता या फिर भाई बहनों से दूर कर दिया गया है। हाल ही में गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले हुए जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल फरवरी में एक अनुमान लगाया था कि गाजा में लगभग 17,000 बच्चे अब अनाथ हैं। तब से ही ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब क्रिकेट से जुड़ी बड़ी बात। 29 साल के पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मॉर्ने मार्केल भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। वे 1 सितंबर को, जी हां 1 सितंबर को टीम के साथ जुड़ेंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने इसकी जानकारी दी है। मार्केल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने मार्केल को बॉलिंग कोच बनाने की मांग की थी। दोनों आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉइंट के लिए काम कर चुके हैं। मार्केल पूर्व भारतीय कोच पारस की जगह लेंगे और पारस का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन मार्केल निजी कारणों से श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया से नहीं जुड़ पाए। ऐसे में बीसीसीआई ने साइराज बहुतुले को बतौर बॉलिंग कोच भेजा है। अब मॉर्ने मार्केल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे और 19 सितंबर से शुरू हो रही ये सीरीज मार्केल का पहला असाइनमेंट होगा। इसमें 2 टेस्ट और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट चेन्नई में खेला जाएगा।